हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आपको जो हमारे पिछला टॉपिक पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे उसका आज ये अंतिम भाग है और इसमें आज हमको पढ़ाएंगे यकृत। क्या पढ़ाएंगे? यकृत। अब देखिए, जो यकृत होता है, यकृत को क्या कहते हैं? लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? जिगर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर कहते हैं ना। तो हमारे जिगर के टुकड़े हो ना, इसका जिगर बहुत मजबूत है ना, डरता नहीं है। तो यानी कि यही जिगर है, यानी जो आपका लीवर है यही जिगर है। ठीक है। अब देखिए, यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यानी ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, यानी कि आंतरिक मतलब इंटरनल अंग होता है। और सबसे बड़ी ये ग्रंथि भी है। क्या है? ग्रंथि भी है, यानी ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है। यह लगभग कितना 15 से लेकर के 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, यानी 15 से 22 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। और इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg, यानी 1.5 किलो। कितना वजन होता है? कितना इसका भार होता है? 1.5 किलो होता है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होती है। उदर गुहा मतलब जो हमारा पेट होता है, ये हमारा क्या है? उदर गुहा है। अब उदर गुहा हम आपको बताएं कि गुहा कहते किसे हैं। यानी गुहा खाली स्थान को क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। जैसे हमारा पेट में क्या खाली स्थान है, तो तभी तो हमारा भोजन रुकता है, यहाँ पे भरा रहता है ना। जैसे मुख गुहा कल बताए थे आपको, तो मुख गुहा मतलब हमारे जो मुंह है वो खाली स्थान होता है, तभी तो हमारा भोजन यहाँ पे हम रुक पाता है। ठीक है। तो उदर गुहा के दाहिनी ओर, यानी ये हमारा दाहिना अंग है ना, दाहिनी ओर स्थित होता है। और डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम क्या होता है? जो आपका फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं फेफड़े। होते हैं ना ऐसे कुछ फेफड़े। और इसी के नीचे ऐसे ये जो संरचना देख रहे हैं, यही होती है क्या? डायाफ्राम। क्या होती है ये? डायाफ्राम होती है। क्या होते हैं? इसी क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। यानी कह रहा है कि डायाफ्राम के नीचे यहाँ पर होता है हमारा क्या? यकृत होता है। ये ऐसा में डायाफ्राम का काम होता है कि ये जब हमारा फेफड़े में जब वायु भरती है तो नीचे की ओर आ जाती है, और जब वायु बाहर करते हैं श्वसन के रूप में, तो ये फिर ऊपर की ओर आ जाती है। तो ये हुई डायफ्राम। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अमाशय के ऊपर स्थित होती है, यानी जो स्टोमच होता है, हम आपको पाचन बताए भी थे ना, पाचन का पूरा एक चित्र बना के बताए थे कि हमारा डाइजेस्टिव अंग, एक एक अंग को हमने बताया कौन कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है। तो अमाशय के ऊपर स्थित होता है, और इसमें पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें पित्त रस यानी बाइल जूस एकत्रित होता है। यानी क्या स्टोर रहता है? बाइल जूस स्टोर रहता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि कहते किसे हैं, है ना? तो ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर में उपस्थित एक छोटे छोटे का थैले के समान संरचना होती है। क्या होती है? यानी हमारे शरीर के अंदर एक छोटी छोटी क्या होती है? थैले के समान संरचना होती है। तो कह सकते हैं जो आपकी किसमें गोलियां होती हैं? पुदीना की गोलियां, है ना, होती ना। और जब उसको दबाते तो उसमें से निकलता है ना पदार्थ के रूप में। तो ऐसे हमारी ग्रंथियां होती हैं जो क्या करती हैं? या तो हार्मोन स्रावित करेंगी या तो एंजाइम स्रावित करती हैं। ठीक है। वो तो उन्हें क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। आगे इतना समझ में? और कुछ रोचक जान लीजिए कि सबसे बड़ा अंग क्या है हमारा? यकृत है। अगर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन पूछे तो क्या है? यकृत है। और सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि यानी इंटरनल ग्लैंड क्या है हमारी? यकृत ही है, यानी जिगर है, लीवर ही है। ठीक है। और शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या है?
अगर हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा भाग पूछे तो क्या है? त्वचा यानी स्किन। यस सर। ये जो बाहरी चमड़ी है इसी को कहते हैं स्किन या त्वचा, यस सर। है ना। तो ये सबसे बाहरी और सबसे बड़ा भाग है हमारे शरीर का। इतना समझ में आ गया? यस सर। तो हम आज आपको अब देखिए, मैं आपके ये क्या है? ये है लीवर। ये किसका चित्र है? लीवर। लीवर का है, या इसी को कहते हैं यकृत, है ना। अब देखिए ये क्या है? पित्ताशय है, ठीक है। और इसी में क्या भरा हुआ है? पित्तरस। इसी में क्या स्टोर होता है? पित्तरस भरा होता है। अब इसी में देखिए क्या पाई जाती हैं? हिपैटिक सेल भी पाई जाती हैं। कौन से सेल? हिपैटिक सेल भी पाई जाती हैं इसमें। हिपैटिक कोशिकाएं और कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग जहर, पॉइजन, जानते हैं ना जहर? यस सर। खा लेते हैं ना। अगर देखिए अगर किसी ने जहर थोड़ी मात्रा में खाया है तो जो हमारी ये कुप्फर कोशिकाएं होती हैं, यस सर। लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए, ठीक है। हम लिखने का भी टाइम आपको देंगे। जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? उस जहर को, अगर जहर थोड़ी मात्रा में है तो उस जहर को क्या करती हैं? नष्ट कर देती हैं, यानी उसके प्रभाव को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं, और जिससे व्यक्ति बच जाता है। यानी ये जहर को क्या करती हैं? जहर को खत्म करता है, नष्ट करने का काम करती हैं। अगर वही व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में जहर खा लिया तो क्या करती हैं? वो व्यक्ति कम मात्रा में जहर खाने से जब ये कुप्फर कोशिकाएं क्या होती हैं? उस जहर को नष्ट नहीं कर पाती हैं। अगर थोड़ी मात्रा में खाए तो उसको नष्ट कर देंगी, व्यक्ति की मौत नहीं होगी। अगर वही उस पॉइजन को उसने अधिक मात्रा में खा लिया तो वो कुप्फर कोशिकाएं काम तो अपना जोर लगाती हैं कि इसको नष्ट करें, लेकिन नहीं कर पाती हैं और खुद नष्ट हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। या जैसे जो शराबी होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा शराब पीते रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? ये हमारे यकृत यानी कुप्फर कोशिकाएं क्या होती है? डैमेज होती हैं, धीरे धीरे ये नष्ट होती रहती हैं, कमज़ोर होती चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं बहुत वो दारू पीता था इसलिए उसकी मौत हो गई, उसके लीवर खराब हो गया, है ना। तो ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। जब ये काम करना बंद कर देंगी तो जो शराबी होते हैं उनकी धीरे धीरे मौत भी हो जाती है। समझ में आए ना? यस। और जो हिपैटिक कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं? ये लीवर का टेक्निकल नाम है हिपैटिक। क्या होता है हिपैटिक? ये लीवर का टेक्निकल नाम है, ठीक है। ये भी कोशिका ही होती है। हिपैटिक क्या करती है? कंट्रोल से जब बाहर हो जाती हैं, क्या होते हैं? जब हिपैटिक कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो एक बीमारी पैदा कर जिसका हिपेटाइटिस, क्या कहते हैं? हिपेटाइटिस बीमारी उत्पन्न करती हैं, ठीक है। उससे भी लीवर क्या होता है? आपका कमजोर होता है, डैमेज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा पित्त के विषय में बता देते हैं। देखिए यकृत क्या करता है? पित्त का निर्माण किसका करता है? पित्त का निर्माण। इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर बताते हैं। पहले इसको लिखिए, जब लिख जा बताइएगा, 2 मिनट में अंदर लिखिए। लिख गया। और देखिए जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में क्या होता है? पित्त रस, है ना, एकत्रित होता है।
हो गया ना? थोड़ा जल्दी करिएगा। देखिए, अब इसी के बगल में स्थित होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय स्थित होता है। वो का काम करता है? इंसुलिन का श्रवण करता है। क्या करता है? इंसुलिन। इसको थोड़ा मौखिक रूप बता रहे हैं। इंसुलिन एक होता है, वो कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय, पैंक्रियास से। इंसुलिन इतना स्टोर होता है कि वो व्यक्ति की 100 साल उम्र बनाए रखता है। नहीं, इंसुलिन स्रावित तो अगर वो क्या करता है, अब जरूरत पड़ गई यकृत को तो कहता है ए इंसुलिन दो हमको। तो क्या करता है, जब यकृत इंसुलिन इसको देने लगता है तो क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है? शुगर बीमारी होती है। क्या? शुगर। नाम सुने होंगे ना? यस। जब बहुत आप लोग फैटी चीज खाते हैं, 21, 22, 23, 24, 25 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वही 35, 40 के बीच हो जाता है, अगर आप बहुत फैटी चीज खा रहे हैं, फैटी समझते ना, जिनमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो यकृत तो बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको इंसुलिन की मात्रा होती है। इंसुलिन जब यकृत ले लेगा तो शरीर को हमारे इंसुलिन नहीं मिल पाएगा, है ना? तो इंसुलिन धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति में क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है ना? और शुगर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। यस सर। इसीलिए आप लोग अपने खाने पर कंट्रोल कर रखिए। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो अब हम इसके कार्य बताएंगे। ठीक है, इरेज कर दें इसको। यस। वीडियो देखिए, अब उसकी यकृत की संरचना हो गया। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर। ठीक है, यह नीले रंग की लगभग 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैलीनुमा संरचना होती है ना? बताया था ना लीवर में कहाँ पे होती है? एक थैली के समान संरचना होती है कि 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी। यहाँ पे लंबी कर लीजिए। थैलीनुमा क्या होती है? संरचना होती है। यह यकृत से निकले पित्त रस का संचय करती है, यानी जो यकृत से जो पित्त रस होता है उसको क्या करती है? स्टोर करती है, संचय करती है। ठीक है, और जल सोकर उसे गाढ़ा करता है, और जल को, जो उसमें जल की मात्रा होती है उसको क्या करती है? सोख लेती है, उसे गाढ़ा कर देती है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब यही और अधिक गाढ़ा हो गया, यानी कि कठोर हो गया, तो किसका रूप ले लेता है? स्टोन का, यानी पथरी। सुने होंगे ना? यानी उसके पित्त के थैली में क्या हो गई? पथरी हो गई। तो वह यही होता है, जब ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? वो पथरी, यानी कि कठोर हो जाता है, वो पथरी का रूप ले लेता है। फिर इसको क्या होता है? डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से क्या करता है? निकालता है ना? अगर ना निकाला तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है ना? इतना समझ आ गया? अब इसके फंक्शन देख लीजिए, यानी कार्य। ठीक है, देखिए, पित्त रस का क्या कर रहा है? जो यकृत होता है पित्त रस का क्या करता है? स्राव करता है, यानी कि निकालता है। ठीक है, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा को क्या करता है? पचाने का काम करता है। वसा का जो है क्या करता है? पचाने का काम करता है। दूसरा है, यह भोजन की लुब्धि की अम्लीयता। जो हमारा भोजन होता है, मैंने आपको बताया था कि भोजन को हम यहाँ से खाए, बोलस बना, बोलस से कहाँ आया? जो आपकी ये ग्रस नली है उसके माध्यम से कहाँ पे आया? अमाशय में आया, और यहाँ भोजन का क्या हुआ? पाचन हुआ है, और यहाँ से एचसीएल अम्ल होता है कहाँ पे? अमाशय में, स्टोमच में। क्या करता है? भोजन को अम्लीय कर देता है, यानी क्या करता है? अम्लीय कर देता है। भोजन कैसा हो गया? अम्लीय हमारा हो जाता है। और वो भोजन जब अम्लीय हो जाता है, वो कहाँ पे? जब ग्रहणी के माध्यम से हमारी छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत अम्लीय भोजन नहीं लेती है, क्योंकि वो अम्लीय पचा ही नहीं पाएगा, इतना अम्लीय होता है कि नष्ट भी हो सकती है। तो क्या करती है? जो पित्त होता है वो क्या करता है? उस भोजन की लुब्धि की अम्लीयता क्या करता है? समाप्त कर देता है और क्षारीय कर देता है। यानी जो पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। वो जाके भोजन में मिल करके, जैसे भोजन में मिलता है, वो जो
अम्ल मिला होता है हमारे भोजन में, क्या हो जाता है, क्षार में बदल जाता है। किसमें, क्षार में बदल जाता है। इतना समझ में आ गया। अगला है हिपैरिन का निर्माण करता है। हिपैरिन कहाँ पाया जाता है, ये आपके ब्लड में पाया जाता है। जो आपका रक्त होता है वो प्रोटीन के रूप में होती है, क्या, हिपैरिन नामक होती है, जो प्रतिस्कंदन होता है, जो निकलता रहता है, जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। जैसे कभी आप ठंडे क्षेत्रों में पहुंच जाएं तो वहां पर भी हमारा ब्लड क्या होता है, नहीं जमता है ना, जमता है, नहीं जमता है। अगर जम जाए तो व्यक्ति मृत्यु हो जाए। बहुत ज्यादा ठंड पर जैसे हम रात में सो भी जाते हैं तब भी हमारा ब्लड नहीं जमता। वो किसके कारण, इसी के कारण। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है। अगला है फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन का निर्माण भी करता है हमारा यकृत। क्या करता है, किसका निर्माण, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करता है, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। सॉरी, खांसी भी आती है हमको, थोड़ा ठंडी का असर भी है हमारे, है ना, तो खांसी आ रही है, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सॉरी। देखिए, जो फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन, जब कभी कभी क्या होता है, हमारे चोट लग जाती है, क्या हो जाता है, चोट लग जाती है हमारे, चोट लग गई तो ब्लड निकलता है ना बड़ी तेजी से या धीरे धीरे निकलता है। देखते कुछ देर के बाद क्या होता है, ब्लड जम जाता है और बहना बंद हो जाता है। किसके कारण, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्राम्बिन का निर्माण हो जाएगा। निर्माण इसी के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है चोट लगने पर निकलता है, थोड़ी देर बाद थक्का के रूप में जम जाता है। ठीक है, उसका भी कार्य जमने में क्या करता है, मदद करता है। इतना समझ में आ गया, आया समझ में इतना। ठीक है। अब और इसके भी 2-3 कार्य और हैं, वो भी चलो देखिए। अगला कार्य में देख लीजिए, क्या काम, अगला क्या काम करता है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर, यानी जो अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो गया तो क्या काम करता है, उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखता है, स्टोर रखता है। यानी ग्लूकोज को किस में रखेगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, इकट्ठा रखता है। और जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो फिर इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, और हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, भूख लगी, हमको खाना नहीं मिला, ऊर्जा नहीं मिली, तो फिर ऊर्जा कहाँ से मिलती है, यही ग्लूकोज, यानी जो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित रहती, स्टोर रहती है, वो हमें किस रूप में मिल जाती है, फिर से वो ग्लाइकोजन फिर किस रूप में तोड़ देता है, ग्लूकोज के रूप में। इतना है समझ में। यानी ग्लूकोज को यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। ये सारे छोटे टॉपिक जो है, इनको सबको सब लोग नहीं बता पाते हैं, है ना, संक्षेप में बता के निकल जाते हैं, लेकिन हम आपको इसको भी बता रहे हैं। वो क्या कहता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है। और फिर यही ग्लाइकोजन का दूसरे देते समझना, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजाइनोलाइसिस क्या कहलाता है। ये जो ग्लाइकोजन के रूप में टूटा हमारा ग्लूकोज, इसी को ग्लाइकोजन का फिर अगर ग्लूकोज में बदल रहा है, टूट रहा है, तो कहलाता है ग्लाइकोजाइनोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजाइनोलाइसिस कहलाता है। ठीक है। अगला है यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसमें, जो
ये अमोनिया क्या है, विषाक्त पदार्थ है ना। अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया में, और फिर यूरिया वो जाकर बाहर भी होती है ना, मूत्र के रूप में यस सर। जो बाहर निकलती है वो क्या होता है, यूरिया ही होता है। ठीक है, यानी कि अमोनिया का सूत्र क्या है, ये देखिए क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। इसे कहते हैं ये अमोनिया। ठीक है, बड़े अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अमोनिया किसमें बदल जाता है, अमोनिया किसमें बदलता है, यूरिया में। और यूरिया का सूत्र होता है NH2CO कोई नेट खड़ा नहीं। NH2। ये क्या है, यूरिया है। क्या है ये, यूरिया का सूत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा लीवर है ना, ये लीवर बदल दिया इसको, इसको कहते हैं ऑर्निथिन चक्र। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन, चक्र। ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। आया इतना समझ में। अगला है, लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। यानी जो रेड ब्लड होता है, जो आरबीसी होती है, और जो प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण कहाँ पे होता है, हमारे यकृत में होता है। ठीक है, अगला है, जब लीवर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, क्या होती है, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है। कैसा, पीला। पीला, यानी पूरे शरीर में हमारे फैल जाता है। जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमारा शरीर कैसे हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, कहेंगे उसे पीलिया हो गई। क्या हो गई, पीलिया। पीलिया, यानी जॉइंडिस हो गया, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, पीले में। पीला हो जाता है, पानी के रूप में हो जाता है ना। जिससे व्यक्ति के क्या होता है, उसमें यकृत में ही होता है। यकृत अगर आपका खराब, तो समझ लीजिए आपका पूरा शरीर का जो अंग है, जो आर्गन काम कर रहे हैं, वो काम करना धीरे धीरे क्या है, खराब हो, बंद हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे व्यक्ति रोग से ग्रसित होता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने खान पीने पर बहुत ही ध्यान दें। मैं यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक बाहर ही बाजार का खाना बंद कर दें। जंक फूड जैसे आपका चाउमीन, बर्गर है ना, ये सब खाते हैं ना, मोमोज और क्या क्या बहुत सारे आइटम हैं बाजार में, तो इनको कोशिश करिए कि बहुत कम मात्रा में खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं, ये तो क्या तो है, हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है ना। ठीक है ना, तो ये आपका ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम समाप्त। कल हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, और रिवीजन जरूर कर लिया करिए, और मेरी वीडियो कम से कम 1 से 2 बार आप अगर देख लेंगे तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, और वैसे आप समझ के ही लिख सकते हो। ठीक है, और एक और आपसे वो है कि अगर कोई भी वीडियो हमारे डाउट रहा करे तो जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें उसको लिख दिया करिए कि हम अभी क्या और सुधार कर सकते हैं, या वीडियो हमारी कैसी लगती है। तो इससे अगर हमें क्या एक उत्साह मिलता है ना, हम और अच्छे से काम करना करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। और फिर से एक बार मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन जरूर दबा करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।